डिसीजंस लेती। वेरी गुड। जितने गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं या फंक्शंस हैं उसको हम फिस्कल कहेंगे। फेडरल फेडरल से हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फिस्कल फेडरलिज्म हम यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल या फेडरलिज्म? सिविक्स सारे पढ़ के आए हैं छोटे होते। हाँ जी। ज्यादातर आई थिंक टेंथ तक तो आप सबके स्कूल में सिविक्स क्लास टेंथ तक होती है सीबीएसई में तो। हाँ जी बोलो। हिस्ट्री सिविक्स जो भी कहते थे तुम्हारे उसमें, मेरे में तो आईसीसी था तो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था। बोलो। व्हाट इज फेडरल? कोई बात नहीं, ध्यान दो। फिजिकल फेडरलिज्म या फेडरल जो आप वर्ड पढ़ते थे सिविक्स में, उसका मतलब होता है कि हमारी जो सरकार है वो यहाँ पे तीन पार्ट्स में, मतलब पावर्स जो है वो थ्री पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड होती है। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। याद है कुछ? थोड़े थोड़े वर्ड तो सुने हुए लग रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिस्टेड है? यूनियन लिस्ट पे। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जैसे अब हरियाणा स्टेट है, पंजाब स्टेट है, यूपी है, XYZ डिफरेंट जितनी भी स्टेट्स हैं बच्चे, उनकी जो गवर्नमेंट है, जो उनके पास पावर्स है, वो कौन सी लिस्ट में होगी? ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट। और कॉन्करेंट क्या होती है? दोनों की जो पावर्स इकट्ठे हैं। यस और नो? फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे मतलब ये है कि हर सरकार के पास अपनी पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज देयर ओन पार्ट, यस हैज इट्स ओन पार्ट। स्टेट रिस्पेक्टिवली उनकी पावर्स जो है वो डिफाइंड है, और कहाँ पे गिवन है? स्टेट लिस्ट में गिवन आ रहे हैं। एंड देन कॉन्करेंट जहां पे दोनों सरकारों की पावर्स डिफाइंड है। तो जहां पे हमारा क्या है, यहाँ पे बाइफिकेशन है क्लियर, कि यूनियन ये, स्टेट ये, और दोनों का ये। इसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। राइट? क्लियर है जी? तो अब यहाँ पर सबसे पहला आपका टॉपिक ही क्या है? फिजिकल फंक्शंस। तो चलो आपको समझ आते हैं सरकार के फंक्शंस। तो उसमें क्या क्या चीजें हम सरकार की बात करते हैं? उसका एक्सपेंडिचर, उसका रेवेन्यू, और उसका डेट। ये पढ़ के आए आप सारे, है ना? यस। और उसके बाद बच्चे एन ओवरव्यू का मतलब यही सेंटर स्टेट फाइनेंस। ये मैंने आपको बता दिया क्या मतलब है इसका, फिजिकल फेडरलिज्म। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने लगे। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है, सिंपल मतलब इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आ जाओ। तो आपने 12वीं में प्लस 2 में आई यू डन दीज थ्री फंक्शंस इन डिटेल, एंड ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन। ठीक है। यहाँ पे भी पूछ जाएंगे, वहां पे 7 8 हमारी मैम लिखवाती थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैकवर्ड जो एरियाज है उसकी डेवलपमेंट एंड सो ऑन, वो सारे क्या है? एंसिलरी है, वो इसके साथ फॉलो करेंगे। ठीक है। बट मेजर जो सरकार अपने डिसीजंस लेता है, पॉलिसीज बनाती है, वो इन तीनों के ऊपर बेस्ड बनाती है। नंबर वन इज एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन क्या होता था, कोई बता सकता है मुझे? यस, आप बताओ। उसको बताने की जगह मुझे बताओ। हाँ जी नवजोत। वो तो पूछ रहे हो एलोकेशन का मतलब ही क्या है। वो तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एलोकेशन फंक्शन। रिसोर्सेज को एलोकेट करना, वही तो पूछ रही हूँ कैसे करोगे। हाँ जी यार, कैसे बात हो? ये वही तो क्वेश्चन है, बात तो सारे करके आए हो ना यार, बात हो ना कर पाएंगे इकोनॉमिक से बात की। 40 मिनट तो आए सकती है। केशा। ओके, वन थिंग, व्हाट एल्स यू वांट? अनवी, resources in a different environment. Is that एफिशिएंसी हो रहा है जी? वो भी आप समझा सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे, मैंने सुना था करेक्ट था। कैसे? एक तो देखो सिंपल सी बात है, वो प्लीज बोलो मत। जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने यूटिलाइज करना, वो सबने एक चीज बता दी, पर एक और मतलब भी होता है एलोकेशन का।
कि जहां पे रिसोर्सेज लेस नीडेड है उसको वहां से उठा के मोर नीडेड जो जगह है वहां पे देना। प्रोडक्शन में भी तो हमने मीनिंग ये पढ़ा था ना कि व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स कि जहां पे लेस नीडेड जगह है वहां से उठा लगाओ जहां पे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ पे एलोकेशन फंक्शन भी सरकार का यही है कि अगर से सपोज जितनी जिसको रिक्वायरमेंट है उतना बांट दो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है जो कि आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे और कोई ऐसी जगह है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है तो यहां से उठा के उधर शिफ्ट कर दो। इवन दैट इज एलोकेशन। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल वही लेंगे। कश्मीर में बहुत ज्यादा क्या है, आम, सॉरी सेब करें, यस सॉरी, ठीक है, एप्पल्स, राइट, एप्पल ऑर्चिड्स है। तो क्या वहां की पॉपुलेशन पूरे के पूरे कश्मीरी सेब खा लेगी? आंसर इज नो। हमारे यहाँ पे बेच देते हैं, तो दिस इज अगेन एन एलोकेशन फंक्शन। बट सरकार जब वो कुछ करेगी तो उसको फिस्कल फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। So whenever we talk about bridging the gap between rich and poor, ठीक है, या फिर इक्वल लानी है हमें इनकम, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे भी इनकम इनइक्वालिटीज को हम खत्म कर, ठीक है, और उसमें क्या करते थे? उसका एक टैक्स इम्पोज करो ऑन रिच एंड देन वहां पे हेल्प कर दो, सब्सिडीज दे दो, या फिर दूसरी बात है ट्रांसफर पेमेंट। दूसरी बात अगर दूसरे तरीके से पढ़े तो ट्रांसफर पेमेंट दे दो उनको रिक्वायरमेंट है। तो अब एक सीधी सी बात है, मैं बाद में भी समझाऊंगी, रिच एंड पुअर का गैप ब्रिज करने की बात है। ठीक है, या फिर इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बात आती है, वो ये वाला होता है धीरे। ठीक है। थर्ड इज योर स्टेबलाइजेशन का, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के कि अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना खर्चा कम कर देगी, टैक्सेस ज्यादा लगाएगी। यस, दैट इज स्टेबलाइजेशन के एग्जांपल। डिफ्लेशन को तो उल्टा कर देगी। ठीक है, या फिर देखो आप, अगर मैं आपको ओवरऑल गवर्नमेंट का बताऊं, सिर्फ यही तो नहीं है ना कि सरकारी टैक्सेस और ये कर रही है अपना खर्चा, उसके अलावा भी तो है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसीज भी तो कंट्रोल करती है थ्रू आरबीआई। यस, पर उसको हम नाम क्या दे देते हैं फिर? मॉनेटरी फंक्शंस। समझ आ रही है मेरी बात? तो व्हाट आर द मेजर थ्री फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? नंबर वन इज एलोकेशन, नंबर टू इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, नंबर थ्री इज स्टेबलाइजेशन। अब कहते हैं, पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन मार्केट। ठीक है, द मार्केट शुड बी फ्री इकोनॉमी, सरकार को आने की जरूरत ही नहीं है। बट जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, हमने लास्ट चैप्टर में भी बात करी, तो कीन्स जो है, ही वाज ऑफ अ व्यू दैट द गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। यस, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ऐसा बोला। यहां पर भी ना बेटा, यहां पर भी ये कहेंगे कि अगर हम सब कुछ मार्केट के हाथ छोड़ देते हैं, मतलब मार्केट मीन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो गिरा, उसके हाथ सब कुछ छोड़ देते हैं, तो चीजें जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होंगी। अमीरों को सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, अमीर और अमीर होते रहेंगे, गरीब और गरीब होते रहेंगे, और जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं रहेगी, वो बहुत अनस्टेबल इकोनॉमी बन जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती कि जहां पर भी मार्केट फेल होगी, मार्केट फेल मतलब जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई अच्छा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, मतलब एग्जांपल, गरीबों को क्या कोई फ्री एजुकेशन इम्पार्ट करेगा? आप में और मेरे से लोग एक दो चार पांच 10 15 100 200 लोगों को चलो फ्री एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हो, या अगर आप डॉक्टर्स हो कल से सपोज, तो क्या फ्री में उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दोगे? 2 4 500 को तो चलो कर सकते हो, क्या पूरे इंडिया को दे सकते हो? क्या फ्री में किसी लिए रोड्स ब्रिजेस डैम्स बना सकते हो? तो ये इसका मतलब है कि मार्केट इज फेलिंग। दैट मीन्स मार्केट इज फेलिंग, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई जो है वो ये वाली रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही। सो हु विल प्रोवाइड? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द फोर्थ कमिंग। क्लियर है कि जहां पर भी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज फेलिंग टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव और बेसिक फंक्शंस,
The government will interfere, the government will intervene and make sure that the resources are available to each and every person. क्लियर है? आओ अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. So role of government, again वही 3 major decisions है हमारे, allocating, redistribution and stabilization. Questions यहाँ से आ जाएंगे, देखते हैं. एक ना और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ना पब्लिक फाइनेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि पब्लिक फाइनेंस के बारे में बातें, ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं आगे, जितनी भी यूनिट्स हैं, ये किसने पढ़ाई है? ये दिए रिचर्ड मस्ग्रेव, नाम आएगा आगे. ठीक है, तो कभी भी जब फिस्कल ये वाला सॉरी चैप्टर आएगा पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, चाहे उसके पब्लिक फाइनेंस का कोई भी फीचर आता है, तो किसने थ्योरी दिया? रिचर्ड मस्ग्रेव. ये नहीं भूलेंगे आप. ठीक है, क्योंकि उसी की कहानियां पढ़ रहे हैं हम आगे. तो बच्चे यहाँ पे ना क्या हुआ, जब मार्केट्स फेल हो रही थी ना, तो एडम स्मिथ, याद है ना, एडम स्मिथ ही सॉ दैट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एलोकेशन रोल ऑफ द गवर्नमेंट. नंबर 1 किस में? एक तो उसने कहा कि नेशनल डिफेंस में और जस्टिस, है ना. इसमें तो सरकार को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा. फ्री मार्केट हमने पढ़ी है ना यार, मार्केट याद है कि नहीं है? 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, फ्री, कैपिटलिस्ट एंड देन मिक्स्ड. सॉरी, फ्री कैपिटलिस्ट वन होती है, सोशलिस्ट एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट. तो हमने बात करी थी वहां पे कैपिटलिस्ट या फ्री मार्केट इकोनॉमीज में कि सारा कुछ आप किसके ऊपर छोड़ देते हो? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है. लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी मिनिमम रोल मिलता है किस चीज में? एक तो नेशनल डिफेंस. यूएस अगर अभी वॉर कर रहा है तो क्या उसकी सिटीजन आगे खड़े होकर करेंगे? सरकार कर रही है बेटा, गवर्नमेंट ना. यस, तो ये किसका रोल होता है? नेशनल डिफेंस का, गवर्नमेंट का. ठीक है अरे, पक्का सबको? दूसरा, जस्टिस. ठीक है, जितने भी जस्टिस प्रोवाइड करने, लॉज बनाने, ये कौन देगा? क्या मैं दे सकती हूँ किसी को वर्डिक्ट? नहीं, ओनली गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट व्यू वाले जो लोग थे ना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो भी ये समझते थे कि इन 2 जगहों में तो सरकार का इंटरफेरेंस होना चाहिए मिनिमम. क्लियर है? तो ये वो लिखा हुआ है, कह रहे स्मिथ को ऐसा लगता था इन 2 जगहों में तो सरकार को आनी चाहिए. नंबर 1 नेशनल डिफेंस, नंबर 2 एस्टैब्लिशिंग जस्टिस एंड इंटरनल लॉ. थर्ड, establishment and maintenance of highly beneficial public institutions and public works such as bridges. ये बाद में उसने समझा कि यहाँ पर ये भी बेसिक चीज है ना, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम्स कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. समझ गए बच्चों? लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. जो मेजर क्वेश्चन यहाँ पे जो समझा रहा है कि पब्लिक फाइनेंस की थ्योरी है, वो कौन है? रिचर्ड मस्ग्रेव. ओके, ये तो उन्होंने चैप्टर 1 से बात करी. क्लियर है? तो ये अंडरलाइन करेंगे. इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है. रिचर्ड मस्ग्रेव है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी हुई है? थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस. ठीक है, क्या लिखे? थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस. नाम क्या है? रिचर्ड मस्ग्रेव. एमसीक्यू आता है. और इन्होंने बात करी है कि ये 3 एरियाज हैं, ये 3 एरियाज हैं जिसमें मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है आइडेंटिफाई करा है. ओके, नंबर 1 रिसोर्स एलोकेशन, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो. मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे आप ये लोग कह रहे थे कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. वेस्टेज कैसे नहीं होनी चाहिए? कि जो रिसोर्स ज्यादा है जहां पे, उसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर दो. मेरी क्लास में सोता है कि सबकी क्लास में सोता है? मुझे ये बता दे. इसको तो इतनी बढ़िया नींद आती है मेरे क्लास में, ऐसे झटके से उठाइए. नेक्स्ट इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सो दैट देयर इज फेयरनेस. और क्या मतलब, जो गरीब हो और गरीब ना, बल्कि अमीरों से रिसोर्सेज लेके गरीबों तक. अब ऐसा वर्ड भी आता है तो बच्चे तो पहला रिसोर्स मींस एवरीथिंग ना. पैसा इज आल्सो रिसोर्स. तो अब क्या है कि अगर अमीरों से आप पैसे उठा के गरीबों को दे रहे हो, राइट, तो क्या इसका मेजर क्या मतलब है? कि इक्वालिटी आ रहा है. किस रिसोर्स को खा के दस उधर नहीं, इक्वालिटी है ना, फेयरनेस ना. तो दिस इज सेकंड. मेरे को पता है बच्चों की डाउट इस तरीके से आती है कि मैम रिसोर्स की एलोकेशन हो रही है. हमारी यहाँ पे बात क्या हो रही है? रिसोर्स एलोकेशन की हो रही है ताकि इनइक्वालिटीज खत्म हो. इस वजह से वो सेकंड सेकंड वाले में आते हैं, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? नंबर 3 मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ताकि मेजरली प्राइस स्टेबिलिटी रहे. तभी मैंने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करी.
ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे, ये अंडरलाइन करो प्लीज। एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस, आर माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस, मतलब अगर एक स्टेट में कमा है दूसरे में कर दो, ये वो समझ गए, दो चीज। लेकिन जो ये स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन सरकार टैक्स रेट्स निकाल रही है, जो भी डिसीजन लेगी, क्या वो एक इंसान एक मिनट एक स्टेट के लिए लेगी, कोई कंट्री के हिसाब से लेगी? And we know since we are an open economy, globalized है, क्या हमारे अकेले के भी citizens करेंगे कि जो बाहर के वर्ल्ड से भी हमें इम्पैक्ट हो रहे हैं उससे भी करेंगे? That वाला थर्ड फंक्शन है वो मैक्रो है, फर्स्ट है माइक्रो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा कुछ ले लेंगे जी, माइक्रो है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेबलाइजेशन फंक्शन पूछा, मैक्रो है। ठीक है, समझ आया एमसीक्यू? नहीं आया समझ? The allocation function aims to correct the source of inefficiency in economic system, while distribution function ensures that the distribution of wealth is more fair. Yes, is fairer to be कह लो। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो ओवरऑल लेवल पे है, वो एम्प्लॉयमेंट को भी टारगेट करती है, एंड बाकी ये भी देखती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह कैसे हो। ठीक है ना, तो जो बाकी के आपके फंक्शंस थे, जीडीपी ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, बैकवर्ड एरियाज को स्टेबलाइज वो करना और बेटर करना, एसईजेड्स सेटअप करना, ये याद है ना, नीचे के जो आपके सारे फंक्शंस थे बुक्स में, वो इसको आगे इकट्ठे लेके कहाँ लेके जाता है, स्टेबलाइजेशन का। समझ गए? क्या बच्चे, सबसे पहले आया आपका एलोकेशन फंक्शन। ठीक है, so allocation function refers to the way in which available resources or factors of production are allocated amongst various users. ओके, कि किस तरीके से हमने सामान या फिर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस नॉट जस्ट मींस कि आपका जो ये सेब केले की बात कर रहे हैं, रादर ऑल योर फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हैव टू बी यूज्ड सो एज टू इंश्योर एफिशिएंसी। हमने पढ़ा था कि हमारा लेबर क्या है, मोबाइल फैक्टर है। अगर से सपोज इसको समझते हैं, अब यहाँ पे लेबर जो है, या कह लो यूपी साइड पे, एग्जाम्पल बताती हूँ, यूपी साइड पे बच्चे बहुत ज्यादा लेबर है, ठीक है, एक्स्ट्रा, जो कि बहुत कम दामों पे काम करने के लिए रेडी हो। अब वहीं पे सोचो हिमाचल पे अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपके में मतलब यहाँ से फिर भी लोग कंपैरेटिवली कम जाए, राइट? और हिमाचल के लोग जो, मतलब मेरे को भी अभी आई जस्ट लर्नड इट, कि वो खुद वहां पे प्रोडक्शन मतलब ऐसे वो नहीं करेंगे, लेबर का काम नहीं करेंगे, समझ गए? सीमेंट फूमेंट वाला या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। क्यों? वहां पे दे डिमांड वेरी न्यूमरस, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हाई हेवी अमाउंट ऑफ लेबर पर डे। ठीक है, वेजेस वो काफी ज्यादा ह्यूज डिमांड करते हैं, वाई? बिकॉज इट्स वेरी रिस्क, राइट? तो यूपी से लोग, क्योंकि देखो वहां पे क्या है, एक्स्ट्रा सरप्लस है, वहां से लोग क्या करते हैं, दे गो टू हिमाचल एंड देन टेक अप दीज जॉब्स। सो अगेन, डोंट यू थिंक इट्स एन एलोकेशन फंक्शन ओनली? जहां पे ज्यादा लेबर है वहां से उठ के, इन ऑर्डर टू अर्न some money, they are shifting to different state, Himachal, and doing that work. Again, allocation function. रिसोर्स सिर्फ ये थोड़ी ना कि सेब उठा के लेके आए, बल्कि लोग भी अगर एक जगह से दूसरी जगह केशव जा रहे हैं फॉर वर्क, इवन दैट इज व्हाट, एलोकेशन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बच्चा आगे देखेंगे, रिसोर्सेज एलोकेशन इज क्रिटिकल प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज वी नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यस, वेयरएज ह्यूमन डिमांड आर अनलिमिटेड। हम तो कभी भी रुकेंगे ही नहीं, पर अब वो सामान को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो के वेस्टेजेस रिड्यूस हो, वो ही तो गवर्नमेंट डिस्कूल्स लेती है। ठीक है जी, तो अगेन ऑब्वियसली मेजर वही बात है कि टू मिनिमाइज वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी, अंडरलाइन कर लेंगे, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, राइट? सो व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? वो आपका डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइसेस डिटरमाइन करती है, और ऑब्वियसली वहां पे कंज्यूमर फ्रीडम रहता है, ये बातें हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी यूनिट 1 में, चैप्टर 1 की। एंड प्रॉफिट मोटिव है, वेयर एज स्टेट्स एलोकेशन, स्टेट मतलब गवर्नमेंट,
ठीक है, कहीं पे भी वर्ड आता है ना स्टेट, तो कई बच्चों को नहीं पता होता कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो इन जनरल हम स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट। तो कहीं स्टेट्स लिखा होता है तो बच्चे कहते हैं ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कह रहे हैं द स्टेट्स एलोकेशन ऑन द अदर हैंड इज अकम्पनीड थ्रू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेता है या कोई भी खर्चा करता है, रेवेन्यू आता है, वो कैसे आता है, पहले गवर्नमेंट बजट बनता है। तो हम ये प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट बजट बनता है आगे। ठीक है जी, थर्ड यूनिट में आई थिंक क्लियर है। तो गवर्नमेंट बजट साल की स्टार्टिंग में होते हैं कि एंड में रिजल्ट है जी, एंड में। मेरे को भी पता था कि बजट starting में, that's why I'm looking at the estimation on the 15th and payment. अगली 2027-28 के लिए जो गवर्नमेंट ने बजट बनाई है और अक्टूबर के महीने में कमेटी हो जाएगी, की बात है। ठीक है, तो इट इज एडवांस। ठीक है, तो एक की कमेटी होते हैं, पहले बनते हैं, यार है। तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे प्लानिंग एक्टिविटी के थ्रू गवर्नमेंट अपने बजट बनाती है कि कितना मेरे को लगता है कि इस साल मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में इससे एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, प्लस सो एंड सो परसेंटेज। ठीक है, खर्चा मुझे इतना करना है वो भी देखेगी, कौन से एरियाज में करना है तो वो पहले होता है बच्चा जी। ठीक है, देन हाँ, तो ये कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि जहां पे भी हमारा प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है, माल फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कि वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली वहां पे नहीं पहुंचा पा रहा है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है, who will intervene, who will intervene, the government is going to intervene through its fiscal functions। ठीक है, ऑब्वियसली क्यों, टू सो एज टू मैक्सिमाइज वैल्यू टू द सोसाइटी ना। ये देखो आ जाओ, मैंने जो बात करी ना मार्केट फेलियर, इन्होंने ना चैप्टर को ना बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेके हुआ। इन्होंने ना फंक्शंस के साथ मार्केट फेलियर्स के बारे में बात किया, फिर पूरा चैप्टर नंबर 2 में ना मार्केट फेलियर की पहले प्रॉब्लम्स बताइए कि मार्केट फेलियर एक्सटर्नैलिटीज में कैसा होता है, एग्जांपल जो आपको एक वर्ड पता है। ठीक है, और उसके बाद उससे नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है। तो मेरा क्या तरीका रहेगा, ऑब्वियसली इस चैप्टर में तो मैं सीधा सीधा चलूंगी, जो नेक्स्ट यूनिट होगी ना उसमें वी विल स्टडी द प्रॉब्लम फर्स्ट, सोल्यूशन फॉर वन, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड सोल्यूशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। हेलो, market failure which hinder the efficient allocation of resources occur mainly due to the following problems। अब कह रहे हैं कि जो अगर हम सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दें, अगर सब कुछ सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दे और गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में रह, रोड्स रेलवेज बना और साथ में क्या कर, लॉ बना, इसके अलावा तो इंटरफेयर मत कर, तो कह रहे फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम्स मार्केट फेलियर बोलते हैं उसको। कौन से एरियाज में होगी, नंबर 1 इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स मोनोपोलीज आने लग जाए, यस और नो। मोनोपोली बाहर आ जाएगी अगर आप ऐसे ना बोला जाए कि अगर अभी आपको नया आता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है ना, कहता है कि देयर शुड बी हेल्दी एंड फेयर, यदि बिजनेस कर रहे हो तो हेल्दी एंड फेयर कॉम्पिटिशन हो, बट ठीक है जी। सेकंड, उससे पहले ये जो हमारी कॉम्पिटिशन एक्ट है, इससे पहले आपको पता है कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ, MRTP एक्ट, ठीक है, मोनोपोलीज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मोनोपोलीज बनाई, मोनोपोलीज मत बनाओ, फिर गवर्नमेंट ऐसा लगाएगा ट्रेड को करेक्ट नाम क्या है, ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव, do we want to restrict trade or we want to increase trade but make sure that there is healthy competition। तो इस वजह से MRTP एक्ट में उसकी जगह पे है कंपटीशन एक्ट, जो कि क्या कहता है कि अच्छा फेयर कंपटीशन रखो, मोनोपोली समय वाले नहीं दे, पर ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने नहीं करती। ठीक है, तो ये सब आया क्या होगा कि मार्केट फेल होती है, अगर सरकार नहीं होगी तो हर कोई क्या करेगा, बड़े बड़े लीडर मोनोपोली नहीं, तो उसकी बात को अंडर मोनोपोली होती है, थोड़ा सा कंपटीशन, अगर मोनोपोली नहीं तो उसके प्राइस
प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उस प्राइस पे परफेक्ट हमको बनेगा करना है इंक्रीज कर। तो बच्चे क्या है मोनोपोलीज जो अगर बनेगी, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले जो मोनोपोलिस्ट है वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कम करेगा, कहेगा भाई मेरे पास सामान ही नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब हमारे को पता है सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है ना, सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, तो उससे क्या होगा, तो देखो प्राइस प्राइस वो तो अफोर्ड कर पाएगा जो अमीर है, जो रिच है, लेकिन जो गरीब है यार बेचारा वो क्या करेगा, क्या उसको कोई रिसोर्स मिल पाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं मोनोपोली बंद देंगी, मोनोपोली सिर्फ हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, और बाकी सारी जगह क्या रहेगा, फेयर एंड हेल्थी कंपटीशन रहेगा। क्लियर है। तो नंबर वन, imperfect competition and presence of monopoly power in different degrees leading to underproduction and high prices। आपने मुझे कहा कि प्रोडक्शन को कम कर देते जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, समझ आ रही है भाषा। Then would exist under conditions of competition, market will fail to control the abuses of monopoly power। That's why government has to। Okay, ये प्रॉब्लम बताइए, समझ गए। क्या अगर सरकार नहीं होगी, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि मोनोपोली की होगी, उसकी वजह से आउटपुट कम होगा, मतलब कि सबको सामान नहीं मिलेगा, ठीक है, और प्राइसेस बढ़ते रहे। क्लियर है नंबर वन। नंबर टू, ये एक प्रॉब्लम हम फिर से पढ़ेंगे, मार्केट फेलियर में है यही, देखो इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे करके अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज markets typically fail to provide collective public goods such as defense which are thereby very easily consumed by people, ठीक है। तो ये क्या है, public goods, मेरिट गुड्स भी बोल देते हैं इसको, क्या कहते हैं, मेरिट का मतलब होता है जो कि बेनिफिशियल सबके, जैसे एजुकेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे मेरिट गुड्स, जो कि आपकी एक्सपीरियंस, ठीक है। डीमेरिट गुड क्या होंगे, उसको कोई एग्जांपल सिगरेट अल्कोहल डीमेरिट, क्लियर। तो गवर्नमेंट क्या करती है सुनेंगे, गवर्नमेंट करेगी कि पहली चीज तो ना पब्लिक गुड्स मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि रोड्स रेलवेज ब्रिजेस डैम्स आप पे या मेरे में से कोई आके नहीं बनाएगा, है ना, बनाएगा क्या। जहां पे रोड खत्म हो रही है, क्या आप या मेरे सा इंसान जिसका कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे, क्या बनाएगी, नहीं बनाएगी, ठीक है। वो कौन बनाएगी, ओनली गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के गुड्स पे क्या अकेले आप हकदार हो, अकेले मैं हकदार हूं, कि सारे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, थ्रू इट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, थ्रू इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इट इंश्योर्स कि कलेक्टिव ओनरशिप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप, कि आपका भी उतना ही है और मेरा भी है। अगर मैं रोड पे चल रही हूँ तो मैं आपको ये नहीं कह सकती दैट यू कैन नॉट ड्राइव योर कार और स्कूटर राइड, राइट। पब्लिक पार्क में गई तो मैं जा सकती हूँ, आप जा सकते हैं, कोई भी आ सकता है और वहां पे वॉक कर सकता है, झूले ले सकता है, राइट। क्या तो उसको कलेक्टिव ओनरशिप कहेंगे, ना तुम्हारा ना मेरा, सब, क्लियर। तो वो राइट कहां से आती है, थ्रू थ्रू गवर्नमेंट गुड्स, ठीक है, पब्लिक गुड्स जिसको, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट या पब्लिक गुड्स सारे फ्री होते होंगे, कुछ 10-20 रुपए का मिनिमम एंट्री चार्ज ले सकते हैं म्यूजियम्स वगैरह में, वो भी इसमें ही आए, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट समझ आया ये कि कलेक्टिव गुड्स जो है वो भी सरकार ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि प्राइवेट लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैं तो लिख दूंगी ना नो ट्रेस पासिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ या नहीं, मेरी जगह पे तो कोई पैर ही नहीं रख सकता, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट जगह, क्लियर है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट मार्केट, मार्केट में फेल टू प्रोड्यूस राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये भी हमने डिस्कस किया। अगेन गवर्नमेंट ही क्या करेगी, मेरिट गुड्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है, मतलब एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, या फिर अगर आपको देख सको म्यूजियम चाहिए तो हम हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आगे ठेके पे दे सकते हैं, वो अलग बात, उसमें मिनिमम चार्जेस होते हैं, बट कंट्रोल किस तरह का गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि हम जैसे आपके मेरे जैसे लोग तो क्या है, प्रॉफिट ड्रिवन है ना, हमारे को जिसमें प्रॉफिट दिख रहा होगा हम वो काम करेंगे, या तो उस लेवल पे मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ, मैं बहुत ही अमीर हूँ यार, ठीक है, आप मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं सोशल बिजनेस कर सकती हूँ, यार है। लेकिन अभी तो
मेजरली सारे क्या सोचते हैं प्रॉफिट, और उसके लिए लोग क्या करते हैं, डीमेरिट गुड्स बेचते हैं। ठीक है, कुछ डीमेरिट गुड्स तो चलो हमारे यहाँ पे लीगल है, टबेको और लिकर अल्कोहल, बट ड्रग्स जो है वो तो इलीगल है, पर फिर भी आप देखो हमारे यहाँ पे तो चलता है सब कुछ, यस सब कुछ चलता है। हाँ जो भी है यार, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। अब बच्चे जो इन्वायरमेंट है या एक इंसान की भी सकते हैं, एक्चुअली यार part of environment। अब अगर सुनेंगे, अगर गवर्नमेंट ये साफ सफाई के जो काम है या फिर वो ये नहीं चलाएगी, तो क्या हम सारे इसमें गंदगी में करते रहेंगे और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ही करते रहते हैं, हम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा निकालेंगे, वेस्ट करेंगे। बट जैसे ही हमारे ऊपर आ जाता है पेनल्टी का, टैक्स का, ठीक है, या फिर पनिशमेंट का, तो हम जाते हैं। तो ये भी किससे करते हैं, गवर्नमेंट से। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ही है जिसने जगह जगह पे डस्टबिन रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा घर घर में ये जो स्वच्छ भारत चल रहा है, यस, या फिर यमुना नदी साफ हो रही है एंड सो ऑन। तो ये सारे जो या जो भी आपकी ये हैबिटेट्स जो है प्रिजर्व हो रहे हैं, यस एग्जैक्टली, उसके ऊपर जो रुकावटें लगी, रिस्ट्रिक्शंस लगी, ट्राइबल एरियाज को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो हमारे चल रहे हैं वो वैसे ही रहने देंगे। तो ये सारी जो है एक्टिविटीज या राइट्स जो प्रोवाइड की गई है, दिस इज ओनली थ्रू गवर्नमेंट, क्योंकि हम जैसे लोग तो खराब कर देंगे, सारा क्लियर कर देंगे फॉरेस्ट एरिया, और एंड में सारे हम ही मर जाएंगे, है ना। यस, एक्सटर्नैलिटीज, ये आपका प्लस टू में मैम कहती थी बड़ा फेवरेट होना चाहिए, 2 नंबर में पक्का आएगा। ठीक है, एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर बेनिफिशियल हार्म्स कहते हैं, जो कि आपके मेरे डायरेक्टली है थर्ड पार्टी हुआ। कैसे जैसे एग्जांपल देंगे, नेगेटिव इज पोल्यूशन, यस, ये आपसे पोल्यूशन की फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया, और ये ना वो ये फिल्टर वाटर फिल्टर चेंज करना और क्या धुएं उड़ा है जो कि हम भी खा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री नेगेटिव, व्हाट पब्लिक पार्क में क्या, वो उससे बेटर है और ये थर्ड पार्टी या फिर स्पिल ओवर इफेक्ट, तो थर्ड पार्टी मतलब कि आपकी मेरी गलती नहीं चल रही है, किसी और आपकी गलती की इसमें भी सकते हैं, इस और की तो इसका मतलब बीस थर्ड पार्टी इफेक्ट है, ठीक है, और फिर दीवार बार बार है थर्ड पार्टी तो बच्चों की एग्जाम्पल देखोगे, इन्होंने बोला कि पाप है कोई, ठीक है, या मैं पड़ोसी है, उसने क्या किया, उसने सच में वो कर मेरा जो दोस्त है उसकी क्या करके कहते थे कि मुझे प्लीज बाहर दे भाई, इसका मतलब रिस्पेक्ट है कि पाप, ठीक है, और क्या ट्रीज प्लांट सब रखा है, तो एक बात है ट्रीज क्या करते हैं हमारे बुरे अच्छे, तो Era poder Bute. प्लास्टिक को कैलोरी बांटे उसमें सब्जी डालते हैं
एयर आती है, क्योंकि मैं आप हम उसका भी क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे पहले एग्जाम्पल, ठीक है, एक और बताती हूँ। अब आप सारे क्लास में बैठे हैं, किसी बच्चे ने ऐसा अच्छा डाउट पूछ लिया, क्या कोई बच्ची गलती पूछ लिया, उसी को डाउट पूछ लिया, क्योंकि आपके दिमाग में खाना या बीच दूर तक नहीं आ, लेकिन आपने स्किल मैनेजर, तो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्किल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल नेगेटिव का बताती हूँ। फैक्ट्री से गंदा पानी या कह लो ऑयली चार्जेस हुआ, ठीक है, वाटर, अब वो क्या हुआ, वो फिश में भी है और फिश को हम खा रहे हैं, अगेन फूड चेन के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं नेगेटिव। डायरेक्टली कुछ गांव के वहां पे लोग थे, डायरेक्ट डायरेक्ट कंजम्पशन भी तो हो सकते हैं ना बच्चे, क्या है वहां के लोग हैं, उसी पानी से नहा रहे हैं, उसी पानी को पी रहे हैं, एक्सटर्नैलिटी क्या है, एक्सटर्नैलिटीज को कौन अगेन कंट्रोल करेगा, किस तरीके से आपको एयर इंसुलेशन या वाटर फिल्टर्स जो है वो फिल्टर्स जो है लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप वेस्ट स्टार्ट कर, ठीक है। उसके अलावा अगर से सपोज कोई ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी आप देखोगे, इंडस्ट्रियल एरियाज जो है उसकी साइड पे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उसमें भी हमने बात करी है, मैंने आपको पहले कहा था कार्बन क्रेडिट, सरकार बहुत ही ज्यादा आप पोल्यूशन नहीं चला, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल्स कौन कर रहा है, और हमारी जगह को बेटर कौन बना रहा है, सरकार कर रहा है। और हम डरते कैसे हैं, पोल्यूशन टैक्स पे करेंगे तो हम ऑब्वियसली कम पोल्यूशन करेंगे, यस। नेक्स्ट फैक्टर इमोबिलिटी विच कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी। तो आप देखेंगे जितने भी आप सरकारी पेपर दिए हो आपके फ्रेंड्स ने या रिलेटिव्स ने, तो जैसे ही पेपर देते हैं सबसे पहले क्या जरूरी है, उनको चंडीगढ़ में जॉब मिलती है कि कहीं रिमोट एरियाज में उनको पहले दे देते हैं, ज्यादातर स्टार्टिंग में, यस। तो बच्चे अगर आप से सपोज अभी गवर्नमेंट के एग्जाम्स तो आपकी प्रेफरेंस तो रहेगी कि मैं ट्राई सिटी में रहूं, है ना, लेकिन सरकार क्या करेगी, आपको रिमोट एरियाज में डाल देगी जहां पे आप कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा इस जगह पे आपको जॉब। हाँ जी, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, सरकार ही है जो कि इमोबिलिटी को खत्म कर, ठीक है, इमोबिलिटी खत्म करेगी। तो ऐसी जगह पे जहां पे वो समान ही नहीं है, जैसे सपोज बैंकिंग, बैंक्स में कोई लग गया, बैंकिंग सर्विसेज, आप या मैं जाके वहां पे बैंक खोलेंगे नहीं, ना ही हम वहां पे जॉब लेंगे, लेकिन अगर हमारे को गवर्नमेंट देगी तो हम जरूर जाएंगे, बहुत खुश होकर जाएंगे, अरे भाई सरकारी नौकरी लग गई है और मैं बैंक में ये एक्सवाइजी ऑफिशियल हूँ, राइट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी ऑब्वियसली खत्म होगी ना फिर, हाँ या नहीं, वहां अगर वहां पे एक बैंक सेटअप होगा तो भाई पीएन की भी जॉब होगी, क्लरिकल जॉब्स भी होंगे, ऑफिशियल जॉब्स भी होंगी, हर तरह की जॉब्स होगी, और वो कौन प्रोवाइड करेगा बच्चे जी, गवर्नमेंट करेगा। यार ये वाली बात भी समझ। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, नाउ ये क्या है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये होते हैं सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स या फिर इंश्योरेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दो तरीके की, ठीक है, एसिमेट्रिक आगे पढ़ेंगे या फिर मॉडर्न। आगे नेक्स्ट यूनिट, अभी क्या है इसका मतलब आप सिर्फ ये समझेंगे कि दो पार्टी अगर डील करेंगे बाय, ठीक है, तो जो एक पार्टी है बल्कि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और ठीक है, वन पार्टी पोजेसेस मोर इंफॉर्मेशन देन यू, ठीक है। अब से सपोज मैं सेलर हूँ, मैं सेकंड हैंड गाड़ी अपनी गाड़ी आप लोगों को बेच, अगर तो आप क्या करते हैं स्टोर से किसी खरीदते हैं तो आपको 100% नॉलेज होती है न्यू गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो तो क्या आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे ज्यादा नॉलेज किसी बात से टेंशन नहीं, आप लोगों को क्या है फायदा उठा सकती है, पागल बना सकती है। अब अगर गवर्नमेंट हमारे को शील्ड ना देगा तो ये ना बोल सकते हैं कि कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि अगर तेज परचेज की पेरी और इसमें आपको इसका भी प्रॉमिस किया था, तो कल को आपको इसके उल्टा हो, मतलब आपको नुकसान हो, जो उसे प्रॉमिस किया वो उसे परफॉर्म नहीं किया, तो ब्रीच आप सारे पढ़ के आए, तो क्या आप सरकार को जाके इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, यस और नो, कंपनसेशन क्लेम्स कर सकते हैं, तो ये भी आ गया, ऐसा क्या हमने पढ़ा कभी भी, आप कॉन्ट्रैक्ट
रिटर्न और बेटर तो हमेशा बेटर, बट मेरी बात सुनो, अगर मैं कंप्लेन करती हूँ, अगर नॉर्मल भी देखो मैं कंप्लेन करती हूँ, सेकंड पार्टी हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी, अदरवाइज ठीक है जी। तो ऑब्वियसली ओरल हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाली सेम यहाँ पे बताया होता है, ठीक है। दूसरी बात मैं जो आपको बताने लगी थी कि अब क्या है एक्चुअली, मैं ठीक है, और आप लोग मतलब पॉलिसी बोल रहे हैं, पर ये ना मेरी बात है। तो क्या है, आप लोगों के पास क्या है पॉलिसी, आप लेते हैं और मैं यहाँ पे कंपनी को ही एजेंट वगैरह आगे रहता है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आप करा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, क्या आप अपने बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज कंसेल नहीं करनी, नहीं कर नॉट कर पड़ा, अगर कंसील किया जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रीच, ब्रीच हो जाएगा, तो इसका मतलब कल को इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल देगी। तो ये जो रूल बना है कहाँ से हमारे, नहीं तो मेरे से कंपनी को पागल बना सकते थे और सारे स्टेट पे फालतू में तो अगर इंस्पेक्शन होता है, फिर जहां पे भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, दैट इज वन पार्टी इज एट अ बेटर पोजीशन और स्ट्रॉन्गर पोजीशन दैन दी अदर, मतलब इसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसके पास कम है, केस में दूसरी पार्टी जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, तो क्या कह रहे जाते हैं, गवर्नमेंट रूल बना, ठीक है। सो अगेन गवर्नमेंट विल इंटरफियर, ओके। लास्ट इज इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ, ये तो हमने, ये ना ये मेरे को लगता है इन्होंने ना गलती की है, दिस इज सेकंड पॉइंट, इसमें ऊपर हमने बोला फर्स्ट, ये दिस इज सेकंड, ये इसके इसका बात नहीं हुई, ऑब्वियसली ये तो सेकंड पॉइंट है ना, ऑब्वियसली खत्म होगा इसका मतलब कि इनको ये हाफ पुट इट लाइक दिस, ये आपके बुक में भी ऐसे ही है। ये अलग से पूरा होना चाहिए क्योंकि इनइक्वालिटीज कैसे आएगी यार, समझो, वो तो सेकंड फंक्शन है ना गवर्नमेंट का, तो ये दिस शुड बी सेकंड वैसे बोल्ड में, इसको ठीक कर लेंगे, मतलब दिस शुड बी लाइक दिस, ठीक है। सो आगे अब बात इसके बारे में कर रहे हैं हम, रिचर्ड मस्करेज ने, मस्करेज ने इसने क्या बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो रिच एंड पुअर है या हैव एंड हैव नॉट्स है उनके बीच का गैप बिल्कुल कम हो, ब्रिज हो, ना कि और ज्यादा वाइड है, ठीक है। तो उसके लिए इसके फिस्कल टूल्स बने, राइट, फिस्कल टूल्स बने किस किस चीज के, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, क्लियर है जी। सो मैं बता रही हूँ कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये देखो, ये ना सेकंड पॉइंट पे आना चाहिए, दे शुडंट हैव गिवन इट हियर, ठीक है ना। तो ये हम आगे इनइक्वालिटी जब डिस्कस करेंगे तब आएगा, यहाँ पे देख लो एक बार, कुछ भी नहीं है, ये देखो वही बात है, इफेक्टिव एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑलरेडी डन, यस, टू इंप्रूव सोशल वेलफेयर, ये क्या है जो पॉइंटर्स लिखे थे ना, ऊपर प्रॉब्लम्स लिखी थी मैंने आपको, साथ के सोल्यूशन एक एक के समझाया ना, ये नीचे उसको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, फिर भी चलो तसल्ली करा देती हूँ। उसके बाद कह रहे हैं मार्केट फेलियर की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन डीमेरिट गुड्स की ज्यादा हो जाएगी और मेरिट गुड्स की कम होगी, है ना, अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट, और उसको कंट्रोल कौन करेगा, मतलब बेटर कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, कैसे, अंडर प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो गुड्स है उनकी खुद प्रोडक्शन कर देगी और जिनके ऊपर ओवर है उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस या कैंसिल कर, ठीक है। सेकेंड ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है, एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स प्राइवेट मार्केट जब भी फेल होती है तो डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो प्रोवाइड करेगी, ओके। एग्जाम्पल्स देख लो, you may have noticed that in many cases government can provide us with goods and services that are produced on or owned by or priced from the market, for example नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट करेगी, एक्सटर्नल मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सेम, प्रॉपर्टी राइट्स सरकार देगी, लॉ इन्फोर्समेंट एंड कोर्ट्स भी कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। एक्सटर्नैलिटीज जो भी प्रोडक्शन कंजम्पशन की सर्विसेज की वो सरकार कंट्रोल करती है, अभी हमने बात करी ना पोल्यूशन वगैरह, राइट। उसके बाद प्राइसेस ज्यादा ना हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के केसेस में, मतलब कॉस्ट बेनिफिट और सीबीपी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एफिशिएंसी, ये देखना है कि देखो जी
अब आप या मैं हैं, हम कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे बेनिफिट आर मोर देन योर कॉस्ट, ठीक है। बट इफ दे सरपास अ लॉट फ्रॉम द कॉस्ट, मतलब आपको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं जो कि वो कह रहे जायज नहीं है, अनजस्टिफाइड है, तो अगेन गवर्नमेंट विल इंटरवीन। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ये अपना मोनोपोली पावर, ठीक है ना। तो मोनोपोली में तो ये होगा ना, जितना आपका खर्चा नहीं उससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हो बाय इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस, तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन एंड मेक श्योर दैट देयर इज नो मोनोपोली। ओके, किसी को डाउट है? फिर करेक्टिव मेजर्स लेगी टू प्रोवाइड गुड्स कंट्रोल एंड सो ऑन, ठीक है। चलो यार, सो रिसोर्स एलोकेशन फंक्शन में बचे ये इस तरह के कुछ डिसीजंस लेगी। हु एंड व्हाट शुड बी टैक्स्ड, ठीक है। हु शुड बी टैक्स्ड? दोज विद इनकम, ठीक है। उसमें भी सेट किया हुआ है यार कि इससे ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा, लेकिन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, आपको तो जीएसटी लेकर रहे हैं, ठीक है। हु शुड बी टैक्स? व्हाट विल बी टैक्स, मतलब कौन से गुड्स जो है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होंगे और कौन से पे टैक्स लगेगा, वो बात भी ठीक है ना। देन हाउ मच एंड ऑन व्हाट द गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंट, तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट बजट के बारे में तो बात करेंगे, टैक्स किस पे और कितना लगेगा। उसके बाद कि जो सरकार का रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब मेजरली टैक्सेस, पेनल्टीज, फाइन्स एंड सो ऑन, इस शीट्स बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो उसका जो पैसा है वो किस तरीके से आगे स्पेंड हो, ऑब्वियसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन एज अ होल, जो हम पढ़ते हैं किताबों में, बट यूजुअली ऐसा नहीं भी होता, ठीक है। The process by which total resources are divided amongst various uses, obviously this is your major allocation function, कि किस तरीके से कहाँ पे कितनी स्टेट को कितने ग्रांट्स मिलेंगे, कितनी जो है फंड जाएगा, ये भी एलोकेशन फंक्शन। ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स बोथ पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, तो कह रहे हैं कि कौन से गुड्स सरकार को प्रोवाइड करना है। पब्लिक गुड्स में क्या होगा, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, एंड मेरिट गुड्स क्या है, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेजेस, ओके। ये भी तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी ना। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। सो ये अगेन दे टॉकिंग अबाउट मोनोपोली पावर, किसके हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट के। और दूसरी बात क्या है हमारी, क्या है, इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, इवन पब्लिक सेक्टर विल इंटरवीन, एंड कितने लेवल तक जो है गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक सेक्टर की इंटरफेरेंसेस रहेगी वो भी गवर्नमेंट की डिसाइड करती है, ओके। द एलोकेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक यूज, के कह रहे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अब सिर्फ प्राइवेट नहीं थी, गवर्नमेंट कहेगी कि इसके ऊपर सबका, ठीक है, सिर्फ एक ही इंसान, मतलब कह लो कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट जस्ट रिलायंस इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूज, गवर्नमेंट विल से ओके आई एम गोइंग टू एक्वायर इट एंड मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इंजॉयज, ठीक है। तो ये भी एलोकेशन फंक्शन ही होगा ना जी, तो टेंशन नहीं लेनी, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्या ये एलोकेशन फंक्शन समझ आ रहा है आपको? और बिजनेस हो गया था, तो फिर अब ये पॉइंट पे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप ज्यादातर टाइम देखो ना, मेरी बात सुनो, कहीं पे भी आप देखो जहाँ भी कलेक्टर हो रहे हैं बेनिफिट है सोसाइटी का, क्या वो सिर्फ प्राइवेट, तो ये सब अपनी बात। एलपीजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एलपीजी कहते हैं, देखो, बिफोर एलपीजी हमारे पास क्या था, मेजरली गवर्नमेंट स्कूल, हर जॉब में, इवन इफ देयर वर इनएफिशिएंसी देयर वर इनएफिशिएंसी, ठीक है, फिर भी मेजर नीड करेंसी गवर्नमेंट। अब इनका क्वेश्चन है कि क्योंकि एलपीजी की बात तो सरकार का हिस्सा थोड़ा कम हो गया बिजनेस वगैरह, ठीक है, ज्यादातर हिस्सा है प्राइवेट, ठीक है, वो कंप्लीटली अलग चीज है। वहां पे गवर्नमेंट अभी भी आज के टाइम पे एसेंशियल थिंग्स है, एसेंशियल चीजों का कंट्रोल किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। ये वो भी कहने का मतलब कि सब कुछ ये सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन है, कोचिंग नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ नहीं है, राशन भी सिर्फ, ग्रोसरी स्टोर भी सिर्फ लोगों के प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट इंटरव्यू कर रही है। जो पहले येलो राशन कार्ड वाले थे, आज बीपीएल वाले आधार कार्ड लेके आते हैं, उनको गवर्नमेंट फ्री है, बहुत से लेकर आपको एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली डिफेंस तो डायरेक्ट पूरे गवर्नमेंट का आता है, वो कंप्लीट 100% पब्लिक होगा ना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ जो मेजर चीजें हैं, एसेंशियल चीजें हैं जो कि मेरे सोचा उसका मतलब गवर्नमेंट के पास, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स
मैं पढ़ रही हूँ जैसे बोलना। तो अगर मेरे पेरेंट्स आप एजुकेशन जो है मेरी अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या आप मुझे सरकारी स्कूल में डाल के मेरी बेसिक एजुकेशन फ्री कर सकते हैं? इस अगर जहाँ पे प्राइवेट फेल कर रहा है यही तो हमने पढ़ना है, जहाँ पे भी प्राइवेट फेल कर, प्राइवेट कहाँ फेल करेगा जहाँ उसको पैसा नहीं मिलता। हाँ, तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरव्यू ये कह रहे हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट कैसे कैसे गुड्स जो है एलोकेट कर सकती है, खुद डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर रेलवेज। ठीक है। देन गवर्नमेंट में यूज प्राइस मैकेनिज्म कैसे करेगी जी, बोलेगी मैक्सिमम प्राइस ये मिनिमम प्राइस ये, मतलब एमएसपी एंड सीलिंग प्राइस। ठीक है, फ्लोर प्राइस सीलिंग प्राइस। कहेगी कम से कम तो इतना फार्मर्स को पैसा मिलना ही चाहिए, तो इंटरवीन कर रही है ना। हाँ या नहीं। और मैक्सिमम में बोलेगी इससे ज्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते फॉर बेसिक नेसेसिटीज। तो क्या यहाँ पे वो इंटरवीन करे, तो गवर्नमेंट में यूज प्राइस मैकेनिज्म दैट इज ऑल्टरिंग द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है। वो कहेगी टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट एलोकेशन पॉलिसीज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मेजर की कोई बात है कि कंसेशन मतलब कि अब आपका फ्लोर प्राइस एमएसपी एंड सीलिंग प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर सकती है। तो उसके थ्रू क्या कैसे करेगी यार, खुद बताओ ना। सब्सिडीज दे रही है इन केस ऑफ एमएसपी एंड मैक्सिमम प्राइसेस क्या करेंगे, इससे ज्यादा लगाया तो टैक्स लगाऊंगी एक्स वाई या फिर आपकी प्रोडक्शन को दूंगी। तो ये सारे यहाँ पे प्राइस जो बाहर रखेगी। क्लियर है, चलो आगे। गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू लेजिस्लेशन एंड फोर्स कह सकते हैं कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स है। कंप्लीट बैन ऑन बीफ इन इंडिया। तो ये क्या है, गवर्नमेंट कह सकती है एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे कंजम्पशन नहीं है। ठीक है, कंजम्पशन है। तो फिर भी मेरे यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, मार्क्स कंजम्पशन ठीक है। तो बच्चे आगे देखो कि गवर्नमेंट जो है आपको ये कह सकते हैं कि अगर आपको बीफ प्रोड्यूस करना चाहिए इट शुड बी एक्सपोर्ट, ऐसा कह लो। ठीक है। तो ये क्या गवर्नमेंट यहाँ पे थ्रू लेजिस्लेशन बैन कर सकती है। चलो ड्रग्स के एग्जांपल ले लो, क्या ड्रग्स लीगली हमारे यहाँ पे बेचे खरीदे जा सकते हैं? नहीं खरीदे जा सकते, नहीं बेचे जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट कंपटीशन पॉलिसीज मैंने आपको बताया था, कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में बात करें। मर्जर पॉलिसीज मतलब क्या मर्जर्स अलाउड है? नहीं। पर अगर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ इन सब एक्सटेंड में से सपोज अगर वी वो था वोडाफोन एंड आइडिया दे वर फेलिंग आफ्टर जियो, राइट। सो गवर्नमेंट ने क्या अलाउ कर दिया उनका मर्जर, दो दे वर बिग नेम्स, बट क्या मर्जर अलाउ किया? यस किया, तभी वो वी बना ना। हाँ, समझ आ रही है बात। तो बच्चे यहाँ पे अगेन पॉलिसीज है, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देगी सैंक्शन कर देगी until and unless you becoming a monopoly। ठीक है, आप कहो कि एयरटेल और जियो हाथ मिला लेते हैं तो उनकी तो कोई टक्कर में नहीं है ना, तो वो तो मोनोपोली बन जाएगी, क्या उनका मर्जर अलाउ होगा? नहीं होगा। लेकिन कोई फेल हो रहा है उसको इकट्ठे बचाने के लिए, ताकि जिसमें भी स्पेशली मर्जर कहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है वो भी बताती हूँ। नेचुरल, जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्टेड हो। ठीक है। और बहुत ज्यादा लॉस होता है, लोगों ने हो सकता है ना शेयर्स वगैरह में पैसे लगाए होंगे, वोडाफोन वगैरह के भी खरीदते होंगे यार लोग, काम भी कर रहे होंगे, बड़ी कंपनी है नाम है। तो उस केस में गवर्नमेंट अलाउ कर देती है क्या मर्जर कर सकते या अक्वायर भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है। देन ये कंपटीशन एक्ट टोल्ड यू प्रिवेंट्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, दैट मींस इट प्रमोट्स कंपटीशन। ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्टिविटीज सच एज लाइसेंसिंग कंट्रोल्स मिनिमम वेजेस, ये सारे भी गवर्नमेंट ही करेगी ना यार। रिसोर्स एलोकेशन के लिए कहेगी मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए, या फिर आप लाइसेंस लोगे, लिकर लाइसेंस लेना पड़ेगा XYZ, राइट। गवर्नमेंट सेट्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स, ठीक है, लॉज बना सकती है। गवर्नमेंट में अडॉप्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉसिबल अबव रेमेडीज, कोई भी लेके कॉम्बिनेशन से कह सकती है इस तरीके से प्रोडक्शन करो या ना करो। क्लियर है। ठीक है। एक बार ये देखो ऊपर का कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में आपको उसमें
एलोकेशन फंक्शन में से रिड्यूस। नेक्स्ट वीक में ये नेक्स्ट वीक will be free, like, and साथ में साथ 30 क्वेश्चंस करना चाहिए हमको बाद में एक भी टाइम नहीं है जितने सब्जेक्ट्स और ऐसे भी आप भी करो साथ के साथ साथ redistribution function रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चुप रहेंगे प्लीज। आ जाओ अब यहाँ पे एक वर्ड समझाना चाहती हूँ। ये देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट लास्ट फोर्थ लास्ट लाइन बोलना बंद करेंगे। Distribution responsibility of the government arises from the fact that left to the market, distribution of income and wealth among individuals in the society is likely to be skewed, and therefore the government has to intervene to ensure more socially optimal and egalitarian distribution. अब क्या बोल रहे हैं समझिए। कह रहे हैं अगर अगर गवर्नमेंट जो है खुद के कंट्रोल में कुछ ना रखे, सिर्फ क्या कर देगी प्राइवेट लोगों के हाथों में, ठीक है, उससे क्या होगा इट विल बी स्क्यूड। स्क्यूड मतलब झुकाव, ठीक है, झुकाव। देखो आपने नॉर्मल में तैयार करा था टेंथ का गाइडेंस नॉर्मल का होता है जिसकी 50-50 में सब कुछ डिवाइडेड होता है। यस ये क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी स्क्यूड। स्क्यूड मतलब उसका झुकाव जो है किस साइड होगा खुद बताओ। प्रोडक्शन का झुकाव किस साइड होगा जिसमें पैसा ज्यादा मिल रहा है ना, जिसमें पैसा ज्यादा। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, कुछ चीजें अपने हाथ में रखेगी, कुछ चीजें अपने हाथ में रखेगी। सो यहाँ पे एक बारी ये लाइन समझा रही हूँ आपको, क्योंकि अगर स्क्यूड का मतलब आया तो हर बच्चे डर जाते हैं क्या बोल दिया। स्क्यूड मतलब झुका हुआ है। वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल से दैट 50-50 होना चाहिए ऐसे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा डेटा सा बन गया मेरा। यार प्लीज मत बोलो यार, मैं थक रही हूँ बोल बोल के, मेरा गला दर्द हो रहा है चुप करा करा के।
0.5 फिर भी नहीं हो रहे, जो 0.5 होना चाहिए, ठीक है। पर बच्चे जहां पे अगर इनकम आ जाएगी और गवर्नमेंट ना हुई, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अमीर ये है, इफ दिस इज रिच, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी स्क्यूड टुवर्ड्स देम। स्क्यूड मतलब झुकाव जो है मेजरली इसकी साइड ही होगा, और ऐसे हो जाएगा हमारा कर्व, समझ रहे? मतलब have nots की production will be lesser. So do you think it's going to generate yes, equality and fairness? तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और वो करेगी कि ये वाले गुड्स इतना ही नहीं प्रोड्यूस होते और इससे इतना इस सेक्शन को भी लाए, या मैं खरीदूंगी तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वो प्रोड्यूस करेगी, प्रोक्योर करेगी, या फिर आगे वह डिस्ट्रीब्यूट करेगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, समझ रहे हैं? तो क्या होगा, इक्वल, तुम सारे के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो पता चलेगा तुम नहीं भी खरीद पाते, जिनके पास करना नहीं भी है, क्या उनके पास में रिसोर्सेज है? यस। एंड यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे, गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेजर हमारा फंक्शन क्या है कि हम आपको गैप ब्रिज कर, गरीब और अमीर के बीच, समझ आ रहा है? एंड उसके लिए मेजर जो टूल्स हैं, टूल्स कह लो, जो गवर्नमेंट यूज करती है, दैट इज टैक्सिंग हैव्स एंड गिविंग इट टू हैव। बात समझ आ रही है? yes. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की मतलब की जरूरत कब पड़ती है प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, क्योंकि जो इनकम एंड वेल्थ अगर तो हम लोगों पे छोड़ दे, मतलब मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दे, तो इनकम ज्यादा जहां पे होगी वहीं पे ही प्रोडक्शन स्क्यूड रहेगी, ये कह रहे हैं, ठीक है। और जहां पे प्रोडक्शन इनकम ज्यादा नहीं है वहां पे प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उससे क्या होता है बच्चे, जो गवर्नमेंट वो है ऑप्टिमल एंड कंपैरेटिवली फेयर एंड बैलेंस्ड, ये कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि अगर ये लाइन दे दी आपको, तो वो पूछेंगे कि कौन से फंक्शन में गवर्नमेंट ऐसे इंटरवीन कर रही है, तो इट्स थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज, ओके, समझ गए हैं? एंड फिर वही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू द बेसिक क्वेश्चन, फॉर whom शुड द गवर्नमेंट, सॉरी द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस, कौन किसके लिए प्रोड्यूस करे, हैव नॉट, ठीक है, क्योंकि हाफ से तो ऑलमोस्ट सबके पास ड्राई है, ठीक है, सबके, जहां पे कमी, जो बैकवर्ड एरियाज, तो वहां पे ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करो, वहां पे इंसेंटिव दो, सब्सिडीज होगी, तुम यहाँ पे सेटअप करो तो हम तुम्हारे को कम टैक्स लगाएंगे, या वहां पे बिजली पानी की फैसिलिटी फ्री है, ठीक है जी। सो फॉर whom इज एन एमसीक्यू, अगर पूछा जाएगा फॉर whom वाला क्वेश्चन है, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके ऊपर फोकस करता है, तो अंडरलाइन कर लेंगे, सोएंगे नहीं, लिख लो, फॉर whom किसके लिए रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जी, इनइक्वालिटीज कम करेगा। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए थ्रू करेगी बेटा, रेवेन्यू साइड पे रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे गवर्नमेंट कर पाएगी, बाय इम्पोजिंग ह्यूज एंड हेवी टैक्सेस ऑन दोज हु आर अर्निंग, एक्सपेंडिचर साइड पे से करेंगे बच्चे, जिनके पास कुछ नहीं है उनको देंगे। मैंने क्या किया, से सपोज एक सेक्शन में ए, उसके पास बहुत अमीर है, वो टैक्स वगैरह उनसे ले लीजिए, और बी जिनके पास पैसे नहीं है बेसिक चीजों का भी, तो उनके ऊपर मैं कौन सा अपना फंक्शन यूज करूंगी, एक्सपेंड, दो टाइप है ना गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू की वजह से एक्सपेंडिचर उनके ऊपर कंट्रीब्यूट करता नहीं है, ठीक है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन का करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये लिखा होगा बच्चा, कह रहे गवर्नमेंट कैन रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट इनकम थ्रू इधर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट में प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड, बेसिक फैसिलिटीज और टू डिजर्विंग पीपल। ऑन द रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मोर टैक्स ऑन मोर, ठीक है, यस, तभी तो ऑफिस स्लैब रेट्स भी बने हुए, क्लियर है? Next, effective demand is determined by the level of income. So, therefore, distribution function also relates to the manner in which effective demand over economic goods is divided among the various individuals and family spending units of the society. तो कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
वो क्या करेगी बच्चे, इफेक्टिव डिमांड ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव डिमांड मतलब जरूरत, जिस चीज की जरूरत है उसके ऊपर फोकस करेगी रादर देन इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स मींस के जहां पे प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट कहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगी, जहां पे जरूरत है, मतलब उधर एक्सपेंडिचर करेगी। रेवेन्यू तो हम ले लेंगे यार, लेकिन खर्चा कहाँ किया जाएगा, और इफेक्टिव डिमांड की जरूरत वाली, ठीक है, नॉट ऑन इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, उसके ऊपर में, ठीक है जी। Next, the distribution function of the government aims at first, obviously, equitable distribution of societal output amongst households to increase welfare. So, जितना भी सामान बन रहा है, से राशन के लिए होता है, राशन आ रहा है, तो उनको भी दिया जाए जिनके पास नहीं है। नंबर वन समझ आया? Redistribution of income to achieve equitable distribution of societal output. Can be anything. मैंने एग्जाम्पल दिया ग्रोसरी का, एजुकेशन भी हो सकता है यार, हेल्थ केयर भी हो सकता है, हाउसिंग भी हो सकता है, टॉयलेट्स, वाटर, एवरीथिंग, सारी चीजें, यस, बेसिक नेसेसिटीज। उसके बाद एडवांसिंग वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु सफर फ्रॉम डेप्रिवेशंस ऑफ ऑल टाइप्स। तो जिनके पास कुछ है ही नहीं है, रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके ऊपर ही तो मेजरली गवर्नमेंट फोकस करती है और उनको सारी चीजें प्रोवाइड करती है। सेकेंड, वेलबींग, ठीक है जी। नंबर 3, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। ये कैसे होगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, यस, वेरी गुड। तो यही है, इनकम इक्वालिटीज कैसे प्रोवाइड करेगी बच्चे, जितनी भी स्कीम होगी जिसमें एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आपने कभी सुना है, अगर आपके काम करते हैं कोई, ठीक है, हेल्थ से उनके भाई बहन बहुत होती है, या वो है, आप देखेंगे, क्यों सुना है कभी किसी ने, क्यों बताओ। वो तो बड़ा पुराना क्राइटेरिया हो गया कि जितने ज्यादा हाथ, उतने ज्यादा कमाए, तो थोड़ा हाथ स्कीम है गवर्नमेंट की, स्कीम से ज्यादा जब बच्चे होते हैं 5,000 रुपए का सामान मिलता है, सुना है? नहीं सुना? अरे मेरे को उसके बाद आज से 3 साल 3 साढ़े 3 साल पहले सुनी थी मेरी हेल्प आई थी, वो मैं ऐसे पूछा कि भाई तुम्हारे लिए ओके ठीक, हमारे घर में राशन आ जाता है, ये जो मेरे बहन भाई है ना, 2 बात के, तो 10,000 रुपए का हमें राशन आता है। तो सोचो यार, हम लोगों के घर में 10-12 हजार रुपए का, 5-6 लोग अगर, तो उतना सफिशियंट अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है, जिससे हमें मिलता है हमें। तो 10,000 रुपए का राशन, एजुकेशन फ्री, ठीक है, और अदर फैसिलिटीज और मिलती है, मतलब उनको वो उनको माना जाता है कि उनको हमें बेनिफिट दे, इस वजह से ये लोग इतने बच्चे पैदा करते हैं। खुद सोचो ना, देखो 3 है अगर हम, तो फिर गवर्नमेंट कुछ दे देगी ना, तो एक और बच्चा पैदा कर दिया तो फिर फ्री का राशन तो आएगा। ये मेंटालिटी है। तो बच्चे को गवर्नमेंट वेल, दैट मींस गवर्नमेंट इज गोइंग टू गवर्नमेंट, ठीक है, ये जहाँ पे एजुकेशन चल रही है, फ्री नर्सिंग चल रहा है, आपको आगे एम्प्लॉयमेंट तक के बेनिफिट्स मिलेंगे, रिजर्वेशंस वगैरह भी नहीं करा। Next, providing security in terms of basic fulfillment. I've just told you, people who suffer from hardships and ensure everybody's minimum living standard. 5,000 रुपए बनता, ठीक है, एक्स्ट्रा, जो 2-3 बच्चों के बाद वाला, ठीक है। Few examples of redistribution functions performed by the government are: number one, obviously, taxation policies. इसमें क्या रहेगा, progressive tax. That means more tax on more income या फिर on rich. Yes. अब एक यहाँ पर तो लिखने की बात नहीं है, गलती से तुम वही टिक मत कर देना। जब मैं प्लस 2 के कभी अगर क्वेश्चंस आंसर्स चेक कर रही होती हूँ, तो उसमें लिखा होता है मोर रिच ऑन पुअर एंड लेस ऑन, सॉरी, मोर रिच टैक्स ऑन पुअर एंड नहीं भाई, पुअर इज नॉट गोइंग टू पे एनी टैक्स। गलती से मैं पेपर में हो मिस्टेक मत कर देना कि मतलब बहुत जगह बहुत ज्यादा अच्छे से भी आंसर शीट में भी मैंने ये क्वेश्चन में जल्दी देखी, ठीक है, क्योंकि कि ज्यादा टैक्स करो, हम ये हो सकता है गरीबों से कंपनी है, गरीबों के पास टैक्स लेके नहीं तो कहाँ से देंगे, गरीबों को क्या दिया जाएगा, सब्सिडीज दी जाएंगी,
बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वेयर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑफ रिच इज कंबाइंड विद प्रोविजन टू सब्सिडी मतलब पुअर हाउस, ठीक है। पहला पॉइंट ये आंसर रहता है। Proceeds from progressive taxes used to finance public services, especially those that benefit low income households. For example, वही बात है बीपीएल हाउसहोल्ड को एलपीजी वगैरह की फैसिलिटीज, ठीक है, राशन वगैरह की फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करती है। दो बातें समझ आ गई। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, वही वाली बातें आ रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंसेस टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, मिनिमम वेज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर द फार्मर्स फॉर देयर आउटपुट। तो यहाँ पे दो चार बातें कर दी इन्होंने, एक तो रिजर्वेशन के बारे में बात कर दी जो हमारे यहाँ पे कोटा से, ठीक है। दूसरी बात फिर इन्होंने बोल दिया कि मिनिमम वेजेस टू द वेज अर्नर्स, वो भी हमारा क्या प्रोटेक्शन के लिए है ना, उनकी क्या ताकि एक्सप्लॉइट ना हो। एंड लास्ट क्या बचा एमएसपी फॉर द फार्मर्स, ठीक है। सो दिस इज अगेन टू इंश्योर दैट देयर इज इक्वालिटी, के फार्मर्स का नुकसान ना हो ज्यादा, ठीक है, कि वो बेचारे डिस्ट्रेस सेल ना करें, ओके। Unemployment benefits and transfer payments to provide support to underprivileged, dependent, physically handicapped, the older citizens and unemployed. So again, ये benefits भी क्या है, transfer payments है, ये भी कौन प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, to ensure that there is equal distribution, ठीक बात है। Families below poverty line are provided with monetary aid and aid in kind, ठीक है, तो बीपीएल वालों को पैसा भी मिल रहा है या फिर राशन वगैरह, एजुकेशन, इन सबकी फैसिलिटीज। Regulation of manufacture or sale of certain products to ensure that health and well-being of the consumers. तो वही बात है कि ये कहेगी इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए जैसे प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, ड्रग्स, इन सबको भी मना कर रही है। बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एलोकेशन, कैन यू सी, ठीक है ना, ये एलोकेशन है ना क्लियरली, ठीक है। तो special schemes for backward regions and for vulnerable sections of the population, ठीक है। तो backward regions में क्या आएगा आपका, इंडस्ट्री सेटअप करना, है ना, सारी चीजें, राइट। और क्या vulnerable sections में क्या आएगा, ये बोला जाएगा कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ट्राइबल एरिया जो है वो जो है खत्म ना हो, ठीक है, सबका जो है प्रोटेक्शन, राइट, कि ये जो है एक्सटेंड ना हो जाए पर्टिकुलर ट्राइब या फिर सेक्शन, क्या है। तो ये भी इक्वालिटी में ही आएगा। सो बच्चों ये हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऊपर वाले सेम का पूरी समरी है, ये सरकार ही प्रोवाइड करती है कह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देख लो पीछे का, कोई डाउट है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोई बात नहीं आगे देख, पहले देख तो लो। बड़ी अच्छी खासी स्माइल है नवजोत के फेस पे। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही रहना चाहिए, अच्छी बात है, भगवान और कुछ नहीं दे आपको। क्वेश्चन से हाँ